ये सो हमने कहाँ तक देखा था, एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटीज. ओके, A0, L0 एंड E0 के मीनिंग्स याद है क्या किसी को? एसेट्स एट द बिगिनिंग, ओपनिंग ना, मतलब ओपनिंग एसेट्स. L0 मतलब क्या होगा? ओपनिंग लायबिलिटीज. एंड इक्विटी का मीनिंग याद है? वेरी गुड. इक्विटी मतलब ही कैपिटल एंड जीरो मतलब ओपनिंग. वेरी गुड. जीरो मतलब ओपनिंग. सो यहां पर उन्होंने कुछ डेटा दिया था हमें कि लेट अस सपोज दैट एट द एंड ऑफ द पीरियड इन्वेंट्री वैल्यूइंग 2500 इज इन हैंड. सो एट द एंड ऑफ द पीरियड मतलब क्लोजिंग एंड इन्वेंट्री का मीनिंग क्या है? स्टॉक. सो इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ पीरियड मतलब क्या हुआ? क्लोजिंग स्टॉक. वो कितना है? 2500. कैश इन हैंड कितना है? 2000. ईयर एंड का चल रहा है. हाँ, ये सब. ट्रेड पेएबल्स का मीनिंग हमने देखा था यहाँ पर. ट्रेड पेएबल्स क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल एंड ट्रेड रिसीवेबल्स में डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल. एंड अगर बिल्स पेएबल एंड बिल्स रिसीवेबल 0-0 है तो ट्रेड पेएबल्स ही क्रेडिटर्स हो जाएंगे एंड ट्रेड रिसीवेबल्स ही क्या हो जाएंगे? डेटर्स. करेक्ट. उसके बाद हमने बैंक से लोन लिया था 1000 का एंड इंटरेस्ट वाज प्रॉपरली पेड. इंटरेस्ट पेड किया है तो इंटरेस्ट पेएबल नहीं है मतलब. सो लायबिलिटी सिर्फ कितनी है? बैंक का लोन 1000. फर्नीचर 800 का है. 200 इज टेकन एज लॉस ऑफ वैल्यू ड्यू टू यूज. लॉस ऑफ वैल्यू ड्यू टू यूज. सो फर्नीचर की वैल्यू कम होते जाएगी ना. ओके, उसको यूज नहीं किया तो भी वैल्यू कम होती है. फॉर एग्जाम्पल आपने एक लैपटॉप लिया 50,000 को, 10 दिन रखा उसको घर पे. ओके, वो अनबॉक्स भी नहीं किया. ओके, बॉक्स में वैसे ही पड़ा हुआ है एंड 10 दिन के बाद आप उसको सेल करने को जाओगे तो आपको सेम प्राइस मिलेगी जिस पे आपने खरीदा था, या उसको सेकेंड हैंड ट्रीट किया जाएगा? सेकेंड हैंड. एक्चुअली यूज भी नहीं किया है आपने, बॉक्स भी ओपन नहीं किया था, फिर भी क्यों सेकेंड हैंड? आप कन्विंस करोगे ना कस्टमर को कि देखो मैंने अनबॉक्स भी नहीं किया है, 10 दिन वैसे ही पड़ा हुआ है. ओके, फिर भी उसको हम सेकेंड हैंड ही ट्रीट करते हैं. करेक्ट. अगर आप दुकान से वही बॉक्स पैक्ड वाला खरीदोगे तो फर्स्ट हैंड, बट आप किसी फ्रेंड्स रिलेटिव से खरीदोगे और वो बोल रहा है कि 10 दिन ही हुए हैं परचेस करके, मैंने अनबॉक्स भी नहीं किया है, फिर भी हम उसको क्या ट्रीट करते हैं? सेकेंड हैंड. मतलब उसकी वैल्यू सेकेंड हैंड की हो गई. मतलब वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई या कम हो गई? कम हो गई. सो इट्स जस्ट अ पैसेज ऑफ टाइम. क्या हुआ? 10 दिन बीत गए, इतना ही हुआ, फिर भी वैल्यू कम हो गई. तो वैल्यू जब एसेट की कम होती है तब हम उसको बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन. करेक्ट. तो यहाँ पर ये सब एंड के दिए हुए हैं, क्लोजिंग वैल्यूज दिए. तो फर्नीचर 800 का हो चुका है, 200 का लॉस हुआ है, मतलब स्टार्टिंग में वो कितना रहेगा? 1000 का. ओपनिंग के यहाँ पर दिए थे, देखो LHS RHS याद होगा आपको, ये सब ओपनिंग के है. इक्विटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज. LHS का फुल फॉर्म याद है क्या? लेफ्ट हैंड साइड. करेक्ट. एंड RHS का राइट हैंड साइड. मतलब हमारे बैलेंस शीट के केस में, बैलेंस शीट इमेजिन करो, LHS क्या होगा? लायबिलिटीज. करेक्ट. LHS विल बी लायबिलिटी. एंड अपनी अपनी लेफ्ट हैंड साइड देखनी है. हाँ, आपकी लेफ्ट हैंड साइड उधर की आएगी, मेरी ये आ रही. हाँ, एंड राइट हैंड साइड इज एसेट्स. करेक्ट. सो ओपनिंग के भी दिए हैं आपको, ये सब ओपनिंग के है. सो फर्नीचर दिख रहा है, ओपनिंग में 1000 था, अभी उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है? 800. सो यहाँ पर A1 मतलब क्या होगा? क्लोजिंग एसेट्स. करेक्ट. L1 क्लोजिंग लायबिलिटीज एंड E1, हाँ. सो आप सारे आंसर दे रहे हो तो मुझे बताओ, CA डिफिकल्ट है क्या? CA फाउंडेशन लग रहा है क्या डिफिकल्ट? उसको
ऐसे ही इतना डिफिकल्ट बदनाम किया है सीए कोर्स को कि बहुत डिफिकल्ट है, पास ही नहीं होते सीए में, ऐसे कुछ नहीं होता है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। सो E1 इज इक्वल टू A1 माइनस L1। सो इसको अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करोगे तो इक्विटी मिलता है, कैपिटल, एंड इसको ही रीअरेंज करोगे तो क्या होता है, E1 प्लस L1, मतलब पूरी लायबिलिटी साइड ना, इक्विटी मतलब ही क्या है, कैपिटल। इट इज द लायबिलिटी टूवर्ड्स, कैपिटल इज द लायबिलिटी टूवर्ड्स ओनर, ओके, एंड L1 मतलब वो लायबिलिटी है टूवर्ड्स द आउटसाइडर्स, कैपिटल इज द लायबिलिटी टूवर्ड्स ओनर्स एंड लायबिलिटी इज द लायबिलिटी टूवर्ड्स आउटसाइडर्स, एंड ये A1 इज एसेट। नाउ इलस्ट्रेशन 2 सॉल्व करना है, आपको डेवलप करना है अकाउंटिंग इक्वेशन, ओके, इक्वेशन आता है आपको सबको, L1 प्लस E1 इज इक्वल टू A1 या L प्लस E इज इक्वल टू A। ये अकाउंटिंग इक्वेशन आपको डेवलप करना है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। मतलब ये सब क्या है, ओपनिंग बैलेंसेस है, ओके। सो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करना है आपको। कौन सा वाला लेना है बताओ इक्वेशन, मैं 2 ऑप्शन दे रही हूं आपको, फर्स्ट ये या दूसरा कौन सा है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, हाँ कौन सा लेना है आपको। यस, आज डे 1 अनुष्का था तो तुम बताओ, फर्स्ट वन, ओके। सो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। सो कैपिटल 51,000 है, देखो 51,000 आगे रुपीज इन 1000, मतलब 51,000 नहीं है, कितना हुआ वो, 1000 के आगे 3 zeros लगाओ, 5 crore 10 lakh, चेक करो एक बार 3 zeros लगा के, 5 zeros मतलब लाख होता है ना, सो 5 crore 10 lakh, ओके, 5 crore 10 lakh, सबको समझ में आ गया। 5 जीरो लगाए तो 51 लाख हो जाएगा, 6 zeros लगाए तो 5 crore 10 lakh, ओके। इतना बेसिक क्यों बता रही हूँ, क्योंकि लाइफ में लास्ट टाइम सुन रहे हो ना, इंटरमीडिएट में ऐसे कोई बताएगा क्या, 6 जीरो लगाए तो कितनी अमाउंट होती है, 5 zeros लगाए तो कितनी होती है, इसलिए तो इसका नाम फाउंडेशन है ना, दैट इज बेस। सो बेस आपका एकदम परफेक्ट होना चाहिए। इंटर में जाके अगर कंफ्यूज हुए तो लोग क्या बोलेंगे, अरे इसको कितने जीरो लगाने के बाद वो लाख से या करोड़ से, ये भी समझ में नहीं आ रहा है, मतलब इसका बेस क्लियर नहीं है, तो ये बेस आपको इधर क्लियर करना है। सो हम भी रुपीज इन 1000 करेंगे। सो 51,000 इज इक्वल टू, सारे एसेट्स बताओ, लोन तो लायबिलिटी है ना, ट्रेड पेबल्स लायबिलिटी, फिक्स एसेट्स इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स है, कैश एट बैंक। तो ये सारे एसेट्स की मुझे टोटल बताओगे, है क्या कैलकुलेटर आपके पास, किसी के पास नहीं है तो हाथ ऊपर करो, सबके पास है, अगर नहीं है तो यहाँ पर दान धर्म बहुत करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो पूरा स्टेशनरी शॉप है मेरे इधर नीचे, छोड़ के जाते हैं, वापस आते ही नहीं है लेने के लिए। पाउच वगैरह भी भूल गए ना तो टेंशन मत लो, 2-3 पाउच है यहाँ पर, बोट के हेडफोन्स भी थे और एक ये भी है रिस्ट वॉच, सब है यहाँ पर। 12,800 प्लस 22,600 प्लस 17,500 प्लस 15,300, कितना आ रहा है टोटल आपका, 68,200 एसेट्स का। अभी एसेट्स की टोटल लिख दी हाँ मैंने, 68,200। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को चैट बॉक्स में लिखना पड़ेगा, हाँ आप अनम्यूट करके मत बताओ, ओके। इधर के स्टूडेंट्स की ओरल टेस्ट चल रही है एंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स को रिटर्न टेस्ट लिखना पड़ेगा, मतलब चैट में लिखना पड़ेगा। लायबिलिटीज की टोटल बताओ, 2 ही है ना, 11,500 प्लस 5,700, क्या आ रहा है,
17,200। सो चेक करो 51,000 हो रहा है क्या? 68,200 माइनस 17,200, 51,000 आ गया। सो ये हमने अकाउंटिंग इक्वेशन डेवलप किया जो फर्स्ट क्वेश्चन था उनका। सबका आ गया क्या 51,000? तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड बैलेंसेस अपीयर एज फॉलोज, बट पहला ही क्वेश्चन मार्क आया है कैपिटल का, मतलब आपको कैसे फाइंड आउट करोगे कैपिटल? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। लोन क्या है? लायबिलिटी। ट्रेड पेएबल लायबिलिटी। फिक्स एसेट एसेट। इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल कैश एट बैंक, तीनों एसेट। चलो फिर एसेट्स की पहले टोटल करनी पड़ेगी ना। यस, लो कैलकुलेटर पे 12,720 प्लस 22,900 प्लस 17,500 प्लस 15,600, 68,720 आया क्या? $68,720 माइनस लायबिलिटीज की टोटल करो, दो ही है ना शायद। 11,500 प्लस 5,800, 17,300। एंड कैपिटल कितना आ रहा है? 68,720 माइनस 68,720 माइनस 17,300, 51,420। आ गया सबका। दिस इज क्लोजिंग कैपिटल ना एट द एंड। ओके, अभी नेक्स्ट टू क्वेश्चंस देखो क्या पूछे हैं। रीसेट द इक्वेशन एंड फाइंड आउट द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट फाइंड आउट करना है विदाउट मेकिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको प्रॉफिट फाइंड आउट करना है विदाउट मेकिंग P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों? क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंसेस की इंफॉर्मेशन ही हमें नहीं दी है। क्वेश्चन में सिर्फ इंफॉर्मेशन किसकी है? एसेट्स एंड लायबिलिटीज की। सो क्लोजिंग कैपिटल है 51,420 एंड ओपनिंग कैपिटल कितना था? करेक्ट, 51,000। तो ये जो इंक्रीज हुआ है वो किसकी वजह से हुआ? कितने का इंक्रीज है? 420 का इंक्रीज है इन कैपिटल। ओके, कैपिटल में, ओपनिंग कैपिटल में हम जब प्रॉफिट ऐड करते हैं तब क्या मिलता है? क्लोजिंग कैपिटल। सो दिस इज द प्रॉफिट। सो फाइंड आउट कर लिया आपने प्रॉफिट 420। एंड कैसे फाइंड आउट किया? बाय यूजिंग अकाउंटिंग इक्वेशन। सो उन्होंने भी वही किया है, देखो चेक करो हमने ये किया क्या। अकाउंटिंग इक्वेशन E0 51,000 था, L0 आया था क्या आपका 17,200, A0 68,200। सो ये इक्वेशन उनका हो गया। फिर क्लोजिंग का L1 आया था आपका 17,300, A1 68,720 A1, एंड देन E1 आया था 51,420 एंड प्रॉफिट E1 माइनस E0 420। ए पार्ट हो गया ये। एंड बी, प्रिपेयर बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड तो कैपिटल निकाला है अपने 51,420, वो कहां पर जाएगा? लायबिलिटीज साइड। लोन एंड ट्रेड पेएबल्स भी लायबिलिटीज साइड, एंड फिक्स एसेट से आगे सब एसेट साइड को जाएगा। ओके, तो ये बैलेंस शीट बन गया। सबको पता है पहले ओपनिंग कैपिटल लिखते हैं, फिर प्रॉफिट ऐड करके क्लोजिंग कैपिटल आउटसाइड लिखते हैं। इलस्ट्रेशन 2 हो गया, ठीक है। यस, हम ये नोटबुक में क्यों सॉल्व नहीं कर रहे हैं बताओ? क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चंस आते नहीं है, बट एक बार लास्ट टाइम आप बेसिक कर रहे हो ना। सो जर्नल एंड लेजर, ये जो दो यूनिट्स है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते। एग्जाम में आने लगे तो आपको फील आएगा मैम हम फिर से 11th में आ गए क्या, जर्नल लेजर क्यों पूछ रहे हैं वो हमें।
ओके, बट ऐसे डायरेक्टली कैसे वो स्टार्ट करेंगे फाउंडेशन में? अभी बाकी स्ट्रीम्स के भी स्टूडेंट्स आते हैं, साइंस एंड आर्ट्स के भी स्टूडेंट्स सीए कर सकते हैं, सो उनको अकाउंट्स पता ही नहीं है, सो ऐसे बीच से सिलेबस नहीं स्टार्ट कर सकते अकाउंट्स का, इसलिए ये 2 यूनिट्स आपको सीखना है एंड ये लाइफ में आप लास्ट टाइम सीख रहे हो, इसलिए सीखो, इसलिए हमें इसको ओरली कर रहे हैं जर्नल को, ठीक है। ट्रायल बैलेंस से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो वो हम एक्चुअल सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर हुआ सबको? 3 वाला भी ओरली सॉल्व करना है आपको। मिस्टर द्रविड़ has provided following details related to his financials. Find out the missing figures. So आप ढूंढने के लिए ट्राई करो। प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 5000 दिया है, अगेन रुपीज इन 1000 है, मतलब और 3 zeros यहाँ पर आगे लगेंगे, तो ये कितनी अमाउंट होती है? 50 लाख। करेक्ट। फिर एसेट्स एट द बिगिनिंग नहीं है आपके पास, ए है, ये फाइंड आउट करना है आपको, बट लायबिलिटीज एट द बिगिनिंग है आपके पास, एसेट्स एट द एंड नहीं है, लायबिलिटीज एट द एंड नहीं है, दोनों ABC फाइंड आउट करना है। क्लोजिंग कैपिटल दिया है बट आपको, एंड और एक चीज दी है, टोटल लायबिलिटीज दिए है इंक्लूडिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर 50,000। कुछ क्लिक हो रहा है किसी को? बताते जाओ कैसे कैसे अमाउंट निकल सकते, इसी इंफॉर्मेशन से आपको ABC फाइंड आउट करना है। हाँ करेक्ट। सो ये जो टोटल लायबिलिटीज दिया है इंक्लूडिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर वो 50,000 है, उसमें से 35,000 क्लोजिंग कैपिटल निकाल देंगे तो 15,000 बचता है, वो क्लोजिंग लायबिलिटीज आ गया। सो एक मिल गया हमें, क्लोजिंग लायबिलिटीज मिल गया 15,000। अभी ये कैसे आया समझा ना? दिस इज टोटल लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल। ओके, सो कैपिटल पता है ना आपको, 35,000 है क्लोजिंग कैपिटल, टोटल लायबिलिटीज 50,000 है, उसमें से मैंने ये कैपिटल माइनस कर दिया 35,000, तो जो 15,000 बचता है वो क्या रहेगा? क्लोजिंग लायबिलिटीज। अभी क्लोजिंग कैपिटल आपके पास है, क्लोजिंग लायबिलिटीज भी है आपके पास 15,000, सो क्या मिल सकता है अभी? क्लोजिंग एसेट। सो हमारा फॉर्मूला ना अकाउंटिंग इक्वेशन, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। कैपिटल कितना था बताओ? 35,000 इज इक्वल टू ए एसेट्स माइनस लायबिलिटीज 15,000। सो ये इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा ना, 35,000 प्लस 15,000 इज इक्वल टू एसेट्स, सो क्या आया? 50,000। सो और एक ट्रिक बताती हूं मैं आपको, क्लोजिंग एसेट्स भी आ गए 50,000, बी मिल गया है आपको। सो देखो टोटल लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल, सो बैलेंस शीट इमेजिन करो, बैलेंस शीट में ये जो लायबिलिटी साइड होती है वो क्या होती है? टोटल लायबिलिटीज होती है ना, इंक्लूडिंग कैपिटल होती है ना, तो वो अगर 50,000 है तो टोटल एसेट भी 50,000 ही होंगे ना, ठीक है। अभी आपको ए ढूंढना है, बी एंड सी आपने ढूंढा, सो आपके पास अभी क्लोजिंग एसेट्स है, क्लोजिंग लायबिलिटीज है, क्लोजिंग कैपिटल है, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर है 5,000 एंड एसेट्स एट द बिगिनिंग आपको फाइंड आउट करना है। हाँ करेक्ट। सो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालोगे? ओपनिंग कैपिटल मिल गया तो ही ओपनिंग एसेट्स मिलेगा, ओके क्योंकि ओपनिंग लायबिलिटीज है ना आपके पास 12,000, एक बार ओपनिंग कैपिटल मिल गया तो उसमें आप लायबिलिटीज ऐड कर दो ओपनिंग कैपिटल में, तो ओपनिंग एसेट्स मिल जाएंगे, बट उसके लिए आपको ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना पड़ेगा।
आपके पास ओपनिंग कैपिटल नहीं है, कौन सा है? क्लोजिंग कैपिटल है। सो क्लोजिंग से ओपनिंग को कैसे जाओगे? वेरी गुड, क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट करना पड़ेगा। प्रॉफिट दिया है क्या? 5000 ना, अर्न ड्यूरिंग द ईयर। सो करो, क्लोजिंग कैपिटल कितना था आपका? 35,000 माइनस प्रॉफिट। क्लोजिंग कैपिटल 35,000 माइनस प्रॉफिट 5,000। सो 30,000 को क्या बोलोगे? ओपनिंग कैपिटल। सो अभी आपके पास ओपनिंग कैपिटल है प्लस लायबिलिटीज भी है ना, ओपनिंग इज इक्वल टू ओपनिंग एसेट्स आपको मिल जाएंगे। ओपनिंग कैपिटल 30,000 प्लस लायबिलिटीज 12,000 है क्या? चेक करो, लायबिलिटीज एट द बिगिनिंग 12,000। सो ओपनिंग कैपिटल कितना हुआ? सॉरी, ओपनिंग एसेट्स कितने हुए? 42,000। तो ए का आंसर आ गया 42,000। सो ये पूरा क्वेश्चन बेस्ड था ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। ओके, सो दोनों पहले के क्वेश्चन में हमने क्या किया? ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करके क्लोजिंग कैपिटल आया। क्लोजिंग कैपिटल एंड ओपनिंग कैपिटल का डिफरेंस निकाल के प्रॉफिट मिल सकता है 420। ओके, तो वो समझा लास्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन से क्या समझा? क्लोजिंग कैपिटल से प्रॉफिट माइनस किया तो भी हमें ओपनिंग कैपिटल मिल सकता है। सो एक बार चेक करते हैं हमारे आंसर्स। ये क्लोजिंग कैपिटल हाँ, ओपनिंग कैपिटल कैसे आया? 35,000 माइनस 5,000। देन ओपनिंग एसेट्स कैसे आ गए? ये ओपनिंग कैपिटल कुठे गेला? ये ओपनिंग कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ओपनिंग लायबिलिटीज L0 है, ये क्या है? E0, हाँ, ओपनिंग कैपिटल। एंड ये कैसे आया? लायबिलिटीज एट द एंड निकालने थे ना, तो टोटल लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल माइनस क्लोजिंग कैपिटल, तो ये क्लोजिंग लायबिलिटी आ गए। ओके, तो ये तीनों आंसर्स मिल गए। नाउ आपका फेवरेट लास्ट टाइम इन लाइफ, ट्रेडिशनल अप्रोच से अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन। ओके, पर्सनल ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू assets and liabilities and transactions related to expenses, losses, income and gains। पर्सनल मतलब घर के नहीं, पर्सनल नहीं, पर्सनल मतलब विथ सम पर्सन, मतलब वो डेटर क्रेडिटर हो सकता है ना। इधर तो सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करने हैं, पर्सनल ट्रांजैक्शन मतलब विथ सम पर्सन। सो इसलिए तो पहला अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट ना। ओके, सो क्लासिफिकेशन एक्चुअली देखो कैसे है। पर्सनल अकाउंट रिलेट्स टू पर्सन्स, ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड पेएबल्स। एग्जाम्पल वुड बी अकाउंट ऑफ राम एंड कंपनी जो क्रेडिट कस्टमर है आपका, और अकाउंट ऑफ जवेरी एंड कंपनी जो आपका सप्लायर है। कैपिटल अकाउंट इज द अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर, ओनर ना, एंड देयरफॉर इट इज ऑल्सो पर्सनल अकाउंट। But adjustment on account of profit and losses are made in it। So actually जो क्लासिफिकेशन है ट्रेडिशनल अप्रोच से अकाउंट का, वो ऐसे होता है, पर्सनल एंड इम्पर्सनल, एंड इसके अंडर आता है रियल एंड नॉमिनल। 11th में क्लास में बैठे हुए ऐसा फील आ रहा है क्या? देन नेचुरल, पर्सनल में देखो नेचुरल, आर्टिफिशियल मतलब मैनमेड, आर्टिफिशियल इज मैनमेड जो हमने क्रिएट किया है, एंड थर्ड इज रिप्रेजेंटेटिव। ओके, आपने स्कूल कॉलेज को रिप्रेजेंट किया होगा ना, कि एज अ स्पोर्ट्स में आप कह रहे हो मैं इस स्कूल को रिप्रेजेंट कर रही हूं, तो वो रिप्रेजेंटेटिव मतलब आप किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो।
ये पहले पर्सनल के 3 टाइप्स डिटेल में देखना है। नेचुरल पर्सन, आपके फेवरेट राम सीता गीता, यही एग्जाम्पल्स हमेशा देते थे ना। हाँ, राम सीता गीता रीटा, हम सब पर्सनल अकाउंट है। साइली इज पर्सनल अकाउंट, बट सक्सेस मंत्रा एकेडमी इज आर्टिफिशियल पर्सनल। ओके, गवर्नमेंट, कंपनीज कौन से भी हो सकते हैं, प्राइवेट, पब्लिक, क्लब, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कौन से भी बिजनेस एंटिटीज। आप बाहर जाओ, जेरोक्स का शॉप दिखेगा, चाय की टपरी दिखेगी, जो भी बिजनेस एंटिटी दिख रहे हैं आपको, बैंक्स दिखेंगे, करेक्ट, क्लब्स दिखेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज दिखेंगे। एक चाय के टपरी से लेके होटल ताज तक, 5 स्टार तक, जितने भी बिजनेस एंटिटीज आपको दिखते हैं वो सारे आर्टिफिशियल है। ओके, कौन सा भी एक छोटा सा, ये पूरा ग्राउंड फ्लोर पे क्या है, शॉप्स है, तो उनके शॉप के जो भी नाम होंगे, एके एंटरप्राइजेस, तो वो एके एंटरप्राइजेस पर्सनल अकाउंट है, बट पर्सनल में कौन सा, आर्टिफिशियल। ठीक है। एंड तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव, वो अकाउंट किसी को तो रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल्स देख के शॉक हो जाओगे। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी अकाउंट, प्रीपेड अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड ड्रॉइंग्स अकाउंट, ये पता था आपको। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, ये पर्सनल अकाउंट्स है, ये पता था आपको। इसके बारे में डिटेल ऐसे 11th में है ही नहीं ना। हाँ, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ, एम्प्लॉय को ना, जिसको सैलरी पेएबल है, इसलिए वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, वो लायबिलिटी है, बट वो पर्सनल अकाउंट है। ओके, एंड यही अगर प्रीपेड सैलरी भी है ना, तो भी वो पर्सनल अकाउंट है, वो एसेट होता है। आप बैलेंस शीट के एसेट साइड को लिखते हो, तो हमें सिर्फ क्या लगता है, एसेट्स मतलब रियल अकाउंट, ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग है। जो प्रीपेड रेंट है वो किसको रिप्रेजेंट करता होगा, सॉरी प्रीपेड सैलरी चल रहा है, उस एम्प्लॉय को जिसको आपने एडवांस में सैलरी पे की है। आउटस्टैंडिंग रेंट किसको रिप्रेजेंट करता होगा, जिसको रेंट पेएबल है, मतलब ओनर को। एंड प्रीपेड रेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, अकाउंट, जिस ओनर को आपने एडवांस में रेंट पे किया है, वो ओनर। तो ये सारे आउटस्टैंडिंग्स जो होते हैं, जो लायबिलिटीज साइड को दिखते हैं, एंड सारे प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बताओ, इंश्योरेंस कंपनी को, जिसको आपने एडवांस में पे किया है। एंड ये तो हो गए सारे आउटस्टैंडिंग्स एंड सारे प्रीपेड। एंड और 2 अकाउंट्स उन्होंने बताए थे, कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, दोनों, ओनर को, इसलिए ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स है। पर्सनल अकाउंट में 3 सब क्लासिफिकेशन कौन से हुए बताओ, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव, बट तीनों को रूल एक ही लगता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। वो नेचुरल हो, आर्टिफिशियल हो या रिप्रेजेंटेटिव हो, तीनों को रूल तो सेम है। ठीक है। नाउ इम्पर्सनल में कौन से 2 है, रियल अकाउंट्स विच रिलेट टू द एसेट्स ऑफ द फर्म बट नॉट डेट मतलब DBT, ये भी डेट ही होता है, ये भी डेट होता है। ओके, और एक डेट होता है खजूर वाला डेट, दिनांक वाला डेट, तारीख, एंड ये डेट मतलब कौन सा, लोन वाला, लायबिलिटी वाला। ओके, तो रियल अकाउंट्स आर द अकाउंट्स विच रिलेट टू एसेट्स, रियल अकाउंट्स, एंड नॉट रिलेट टू लोन, लायबिलिटीज, डेट। एसेट्स बताते जाओ, बिल्डिंग, लैंड, इन्वेस्टमेंट, फिक्स डिपॉजिट्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मशीनरी, फर्नीचर। ठीक है, ये सारे एसेट्स हो गए। ओके, अभी बैंक अकाउंट का आप मुझे बताओ, आपको क्या सिखाया गया है, इज इट रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट, आपको क्या सिखाया है, पर्सनल।
सो वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। बैंक ऑफ इंडिया ये बिजनेस एंटिटी है, SBI, ICICI जो भी बैंक्स है, सारे बैंक्स किसने क्रिएट किए? आर्टिफिशियल है ना, सो वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आते हैं। सो आपको अभी CA की एग्जाम देनी है, सो CA इंस्टीट्यूट के बुक में बैंक को क्या ट्रीट किया है? पर्सनल। तो आप भी क्या ट्रीट करोगे? पर्सनल। अगर बैंक बैलेंस कैश एट बैंक को वो रियल बोल रहे हैं, देखो कैश एट बैंक। सो एक्चुअली दोनों करेक्ट है। कैसे? आपकी अगर इन्वेस्टमेंट है बैंक में, FD है, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, तो वो इन्वेस्टमेंट है मतलब एसेट है, फिर क्या लगेगा? रियल। ओके, सो कैश बैलेंस एट बैंक रियल भी करेक्ट है एंड पर्सनल भी करेक्ट है। तो अगर आप दूसरे बुक्स में उसको रियल देखोगे तो वो रॉन्ग नहीं है बुक, बट हमें अभी कौन सी एग्जाम देनी है? CA की। तो ICI मॉड्यूल में उसको पर्सनल आगे ट्रीट किया है, तो हम क्या करेंगे उसको? पर्सनल। ये देखो यहाँ पर बैंक अकाउंट इज पर्सनल। ओके, तो आप एग्जाम के लिए उसको पर्सनली ट्रीट करो। दोनों करेक्ट है, सो दोनों रूल लगाए ना, कौन सा भी रूल लगाया तो भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, दोनों को डेबिट ही जाएगा। पर्सनल ट्रीट किया तो डेबिट द रिसीवर, रियल ट्रीट किया तो डेबिट व्हाट कम्स इन। सो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। नॉमिनल अकाउंट्स रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन एंड रेवेन्यू, सैलरी अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, कमीशन वगैरह। एंड उसके जो नेट रिजल्ट होते हैं, नेट रिजल्ट ऑफ ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस इज आइदर प्रॉफिट और लॉस विच इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। देयरफॉर नॉमिनल अकाउंट्स आर टेम्पररी अकाउंट्स, क्योंकि उसके बैलेंसेस जाते हैं P&L को, आइदर ट्रेडिंग या P&L, एंड वहां से कहां पर जाते हैं? प्रॉफिट आया तो कैपिटल में ऐड करना है, लॉस हुआ तो करेक्ट। चलो गोल्डन रूल्स लास्ट टाइम इन योर लाइफ। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट। नेचर बताना है, मतलब वो पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। एंड स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच विल बी क्रेडिटेड। ये भी लास्ट टाइम कर रहे हो। हाँ, स्टार्टेड बिजनेस विथ अ कैपिटल ऑफ 50 लाख। दो अकाउंट कौन से है? बैंक एंड कैपिटल। दोनों पर्सनल है क्या? यस। एक है आर्टिफिशियल एंड दूसरा रिप्रेजेंटेटिव। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके, गिवर ओनर है ना, ओनर का अकाउंट कौन रिप्रेजेंट करता है? कैपिटल। सो गिवर, तो ये क्रेडिट करना है। एंड रिसीवर कौन है? बैंक, तो उसको डेबिट करना है। नेक्स्ट, वेजेस एंड सैलरीज पेड 50,000। दो अकाउंट्स, एक तो वेजेस एंड सैलरी, दूसरा बैंक या कैश, कौन सा भी लो, बैंक लेते हैं यहाँ पर। वेजेस सैलरी कौन सा है? नॉमिनल ना, सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सो डेबिट कर दिया। बैंक कौन है? पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पर बैंक पैसे रिसीव नहीं कर रही, दे रही है, तो क्या होगा? क्रेडिट, गिवर है तो। रेंट रिसीव 2 लाख। दो अकाउंट्स, एक रेंट का करे, दूसरा बैंक। हाँ, कैश और बैंक कौन सा भी लो। रेंट यहाँ पर इनकम है क्या? रिसीव्ड है, मतलब नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन एंड इनकम, तो ये क्रेडिट करोगे। बैंक पर्सनल है ना, सो डेबिट द रिसीवर, तो यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, मतलब एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड। नेक्स्ट बताओ, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 9 लाख। दो अकाउंट्स कौन से? हाँ, एक परचेसेस एंड दूसरा क्रेडिटर। ओके, ऑन क्रेडिट है, मतलब पेमेंट किया है या नहीं किया है? नहीं किया है। सो कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन? क्रेडिट ट्रांजैक्शन, वेरी गुड। सो परचेसेस नॉमिनल हो गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो डेबिट करना है। एंड क्रेडिटर मतलब गिवर है वो,
किसका गिवर है? गुड्स का। गुड्स उसने दिए ना आपको, ओके, गुड्स दिए इसलिए गिवर है वो, ओके। पर्सनल अकाउंट का और एक रूल जो किसी भी बुक में नहीं लिखा हुआ है, बट वो रूल आप लगाते हो हमेशा, डेबिट द डेटर, क्रेडिट द क्रेडिटर। क्रेडिटर है तो आप क्रेडिट करते हो ना, एंड डेटर है तो डेबिट करते हो, बट ऐसे कहां पर लिखा नहीं है ये रूल, डेबिट द डेटर, क्रेडिट द क्रेडिटर। वो क्या बोल रहे हैं? क्रेडिटर इज गिवर, उसने गुड्स हाँ दिए हैं हमें, बट हमने उसको पेमेंट नहीं किया है, सो ही इज अ गिवर, इसलिए आप क्रेडिट कर रहे हो। एंड जो डेटर होता है, डेटर इज द रिसीवर, आपका कस्टमर जिसने गुड्स रिसीव किए हैं बट आपको पैसे नहीं मिले हैं। लास्ट वन, गुड्स सोल्ड एंड पेमेंट रिसीव्ड इन चेक। दो अकाउंट। इन चेक मतलब यहाँ पर कैश नहीं चलेगा अभी, बैंक ही। एंड गुड्स सोल्ड मतलब सेल्स, बैंक पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, सेल्स गेन नॉमिनल अकाउंट, सो बैंक टू सेल्स। एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन, पेयर्स याद है क्या? 6 अकाउंट्स में क्लासिफाई करना है मॉडर्न अप्रोच से। वो ट्रेडिशनल अप्रोच हो गया पर्सनल, रियल, नॉमिनल। एंड मॉडर्न अप्रोच में क्लासिफिकेशन 3 अकाउंट्स में नहीं है, कितने हैं? 6। एंड याद कैसे रखना है? पेयर्स में याद रखना है। पहली पेयर एसेट एंड लायबिलिटी, दूसरी कैपिटल एंड विड्रॉवल मतलब ड्रॉइंग, तीसरी रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू मतलब इनकम। तो ये हमने देखा था, एसेट बढ़ गया तो इंक्रीज, कम हुआ तो डिक्रीज, ऐसे इसके रूल्स ऐसे हैं। हाँ, मतलब वो रिदम में नहीं बोल सकते हम, ट्रेडिशनल के कैसे रिदम में बोलते हैं ना, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, इसको कुछ रिदम ही नहीं लगा सकते हो। लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो क्रेडिट करना है, लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो, एंड लायबिलिटी डिक्रीज हुई तो डेबिट करना है। कैपिटल इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट, एंड कैपिटल डिक्रीज हुआ तो डेबिट। फिर रेवेन्यू, इनकम बढ़ गया, क्रेडिट, इनकम कम हुआ डेबिट, एक्सपेंडिचर बढ़ गया डेबिट, इंक्रीज हुआ तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। विड्रॉवल मतलब ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स बढ़ गए तो डेबिट, कम हुए तो क्रेडिट, ओके। एंड उसका नॉर्मल बैलेंस दिया है उन्होंने, मतलब नॉर्मली एसेट को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट, लायबिलिटी को क्रेडिट, कैपिटल को क्रेडिट, रेवेन्यू को क्रेडिट, रेवेन्यू मतलब ही इनकम, एंड एक्सपेंडिचर को डेबिट, विड्रॉवल मतलब ड्रॉइंग को डेबिट। सो उसी एग्जाम्पल का आपको अभी क्लासिफिकेशन करना है, बट मॉडर्न अप्रोच से। सो जो फर्स्ट था, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ 50 लाख, तो इसमें दो आपने बताए थे, बैंक एंड कैपिटल, ओके, कैश और बैंक। तो यहाँ पर कैश और बैंक एसेट ट्रीट करना है, ओके, एंड कैपिटल लायबिलिटी ट्रीट करना है। बैंक में इंक्रीज हो गया, एसेट इंक्रीज तो डेबिट, एंड कैपिटल मतलब लायबिलिटी भी बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ गई तो क्रेडिट, करेक्ट। सो एंट्री वही होगी ना, इसको डेबिट इसको क्रेडिट, मतलब कैश टू कैपिटल या बैंक टू कैपिटल एंट्री होगी। सो आपने अप्रोच कौन सा भी लगाया, ट्रेडिशनल या मॉडर्न, एंट्री तो सेम होने वाली है। बट एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको दोनों अप्रोच से जाते आना चाहिए। आप ऐसे नहीं बोल सकते मैम मुझे सिर्फ ट्रेडिशनल अप्रोच से ही आता है, ओके। मैंने आपको क्या बताया था, आपको 100 अकाउंटेंट्स हैंडल करने हैं। आप सीए हो, आप चेक करने के लिए जाओगे ना अकाउंट्स, तो आपको 100 अगर क्लाइंट्स है, आपके 100 क्लाइंट्स है, तो 100 अकाउंटेंट्स को झेलना है आपको, ओके। हर एक का थिंकिंग उसको समझाना। अकाउंटेंट मतलब वो प्लेन बीकॉम एमकॉम होगा, ओके। उसने कितना बंक मारा है कॉलेज में आपको पता नहीं, उसके बेसिक्स कितने क्लियर है आपको पता नहीं, उसने कैसा भी अकाउंटिंग किया रहेगा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश भी किया रहेगा उसने, वो सब आपको सुधारना है जाके। सो इसलिए आपको सब आना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, उसको भी नहीं आ रहा है और मुझे भी नहीं आ रहा है, ओके। इसलिए ये अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से भी आपको बताना है अभी। वेजेस एंड सैलरीज पेड, वेजेस एंड सैलरी एक अकाउंट एंड दूसरा बैंक। वेजेस सैलरी एक्सपेंस हुआ ना, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है तो
डेबिट करना है। एंड बैंक क्या है? एसेट है ना, एसेट कम हुआ ना, आपने पे किया मतलब, तो एसेट कम हुआ तो क्या करना है? क्रेडिट करना है। करेक्ट। रेंट रिसीव्ड में कौन है? दो, बैंक एंड रेंट रिसीव्ड। बैंक क्या है? एसेट, एसेट बढ़ गया तो डेबिट। रेंट रिसीव्ड क्या है? इनकम, इनकम बढ़ गया तो क्रेडिट। करेक्ट। परचेसेस मेड ऑन क्रेडिट, एक है परचेसेस, दूसरा है क्रेडिटर। क्रेडिटर्स मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ गई इसलिए क्रेडिट। परचेसेस मतलब एक्सपेंसेस, एक्सपेंस बढ़ गए मतलब डेबिट। गुड्स सोल्ड एंड पेमेंट रिसीव्ड इन बैंक, एक है बैंक, दूसरा है सेल्स। बैंक एसेट है, एसेट बढ़ गया तो डेबिट। एंड सेल्स क्या है? इनकम, हाँ, तो इनकम बढ़ गया इसलिए क्रेडिट। सो दोनों अप्रोच से आपके एंट्रीज सेम आ रहे हैं। सो अभी एक्चुअली जर्नल आ गया पिक्चर में। जर्नल के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है जनरल जर्नल, मतलब नॉर्मल जर्नल, ये जो दिख रहा है दिस इज जनरल जर्नल। फॉर्मेट पता है सबको? डेट, देन पर्टिकुलर्स, देन लेजर फोलियो, देन डेबिट क्रेडिट, 5 कॉलम्स होते हैं उसके। एंड स्पेशलाइज जर्नल मतलब आपके सब्सिडियरीज बुक, परचेज बुक और बताओ सेल्स बुक। करेक्ट, करेक्ट, कैश बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, कौन है झोपे? कैश बुक, कैश बुक के आगे क्या बताया? बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक भी होता है बट वो यूज नहीं करते। सो ऐसे हम क्यों कर रहे हैं? देखो इतने ही क्यों है, सैलरी बुक क्यों नहीं है, रेंट बुक क्यों नहीं है, एडवर्टाइजमेंट बुक क्यों नहीं है? क्योंकि इनके ट्रांजैक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होने वाले हैं। आप आपका बिजनेस है, इमेजिन करो, आप बता सकते हो पूरे साल में सेल्स के कितने एंट्रीज होंगे, कैश एंट्रीज कितने होंगे, बैंक एंट्रीज कितने होंगे, पता नहीं है। बट सैलरी आप आपके एम्प्लॉय को 12 टाइम्स दोगे ना हर मंथ की, तो 12 एंट्रीज ही होने वाले हैं सैलरी के। रेंट भी 12 टाइम्स ही दोगे तो रेंट के एंट्रीज फिक्स है, 12 टाइम्स ही होंगे। सो वो रेयर है, सो वो सब इधर जाएगा जनरल जर्नल में। बट स्पेशलाइज जर्नल मतलब परचेज सेल्स हमें पता ही नहीं है कितने एंट्रीज हो सकते हैं। परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न भी बहुत है तो ही उसमें लिखो, सब्सिडियरी बुक्स में। बहुत नहीं है तो कहां पर लिखोगे? जनरल जर्नल में लिखो। ठीक है, ओके। उसके बाद कैश बुक का तो अलग से ही करना पड़ता है क्योंकि बहुत एंट्रीज होते हैं। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, बहुत ट्रांजैक्शन है आपके बिजनेस में तो ही सेपरेट करो, नहीं तो जनरल जर्नल। किस जिसका कोई नहीं है उसका जनरल जर्नल है। जनरल जर्नल का और एक नाम है, पता है किसी को? जर्नल प्रॉपर। ओके, तो इस यूनिट में हम जनरल जर्नल या जर्नल प्रॉपर देखने वाले हैं। एंड नेक्स्ट यूनिट्स में सब्सिडियरी बुक्स नाम का जो है चैप्टर, उसमें हम ये सब परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये वो 4 बुक्स देखने वाले हैं। एंड कैश बुक का अलग यूनिट है। ठीक है, सो जैसे आपने 4 सब्जेक्ट्स के लिए 4 नोटबुक्स किए क्योंकि आपको पता है चारों का वॉल्यूम बहुत है, एक ही बुक में लिख के नहीं चलने वाला। वैसे ही बिजनेसमैन को भी समझा, अकाउंटेंट को, कि सारे एंट्रीज एक ही बुक में लिख दिए। एंड आपने ओनर ने पूछा अकाउंटेंट को कि इस मंथ की सेल्स बताओ कितनी हुई है, तो वो क्या बोलेगा? 2 दिन के बाद बताना हूं, क्योंकि अभी सब देखना पड़ेगा ना, एक के बाद सारे एक बुक में ही लिख के रखा है। तो सेल्स के एंट्रीज ढूंढ ढूंढ के उसको टोटल करनी पड़ेगी। ये तो 1 मंथ का हुआ, पूरे साल के सेल्स बताओ। और इसको आप टैली सॉफ्टवेयर में इमेजिन मत करो, मैन्युअली इमेजिन करो। ये सारे चैप्टर्स आपको मैन्युअल अकाउंटिंग में इमेजिन करने हैं तो ज्यादा आपको क्लियर हो जाएंगे। 1 साल का आप सिर्फ इमेजिन करो कितने दिन लगेंगे, एक बुक में ही लिखा है तो टोटल करना। सो इसलिए सब्सिडियरी बुक्स कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो वो हम कल से स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्रीज।
आज होमवर्क दूं क्या? क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस आप कर पाओगे ना अभी, रियल, पर्सनल, नॉमिनल में। इलस्ट्रेशन 5 में जर्नल एंट्रीज करने हैं, वो भी आप कर सकते हो जिनको ऑलरेडी आते हैं। इलस्ट्रेशन 6 शो द क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स अंडर ट्रेडिशनल एंड अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। सो इलस्ट्रेशन 6 आप कर सकते हो। 5 भी करो जिनको आ रहा है, एंड 7 में क्या करना है? जर्नलाइज करना है। सो 5, 6, 7 3 होमवर्क के लिए है। एंड कल से जीएसटी के हमें स्टार्ट करने हैं। जीएसटी के जर्नल एंट्रीज थे ना आपको 11th में, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। हाँ, सो वो कल से स्टार्ट करना है, ठीक है। आपको जो नए स्टूडेंट्स हैं 3 बुक्स बनाने हैं फॉर अकाउंट्स, ओके। 200 पेजेस के 2 बुक्स, एक होमवर्क के लिए, एक क्लास वर्क के लिए, एंड 100 पेजेस की एक बुक फॉर टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट के लिए, ओके। एक ही बुक में सारे टेस्ट लिखोगे तो इजी जाएगा, पेजेस पे लिखोगे तो प्रॉब्लम होगा। जब एग्जाम आएगी तब तक मैम वो टेस्ट कहाँ पर गई पता नहीं, ओके। वो जाती है बैग में से, गायब हो जाती है 6 महीने में कहाँ कहाँ तो। सो पेजेस मत करो टेस्ट के लिए, एक नोटबुक में ही सारे टेस्ट लिखो। सेम लॉ के लिए भी वही करो, लॉ के लिए भी 100 पेजेस की एक नोटबुक करो लॉ के टेस्ट लिखने के लिए, चैप्टर वाइज। एंड जो बाद में हम लास्ट 2 मंथ्स में 50% सिलेबस के लेंगे वो इस पे लिखोगे, ये मैं दूंगी आपको आंसर शीट्स, बट चैप्टर वाइज के लिए आप नोटबुक में सॉल्व करो, ठीक है। ओके, मुझे आप बताओ आपका शेड्यूल कैसे रहता है? आप यहाँ पर कितने बजे आते हो? 11 से क्लास है ना, 5, 4:30 तक वगैरह। एंड देन घर जाके क्या करते हो फिर आप? जो सिखाया उसकी रिवीजन करनी है, ओके। सो अगर 11 to 5 क्लास है, 11 to 5 क्लास है तो एक्चुअल 6 आवर्स नहीं हो रहा है, 1 घंटा ब्रेक वगैरह करके 4-5 आवर्स ही क्लास होता है, एंड 4 आवर्स घर पे पढ़ाई होनी चाहिए, ओके। तो वो 4 आवर्स कंटिन्यूअस तो कोई नहीं बैठ सकता, बैठना भी नहीं है, तो उसको डिवाइड करना है 1-1 आवर में, ओके। सो आप ऐसे कर सकते हो कि बिफोर डिनर 2 आवर्स तो मिल सकते हैं आपको आराम से बिफोर डिनर, एंड आफ्टर डिनर 1 आवर प्रैक्टिकली, तो 3 आवर्स हो गए। एंड मॉर्निंग में 1 आवर मिल सकता है, ओके। नहीं तो मॉर्निंग में नहीं चाहिए तो रात को 2 घंटे, नहीं तो डिवाइड करो, डिनर के बाद 1 घंटा है, मॉर्निंग में क्लास को आने से पहले 1 घंटा, ऐसे 4 घंटे पढ़ना है, ओके। तो आपको इक्वली अगर डिवाइड करना है तो कर सकते हो, बट अगर कोई बोल रहा है कि मैम मेरे लिए अकाउंट्स बहुत ईजी है एंड लॉ डिफिकल्ट है, तो वो क्या करेगा? 1 आवर में से हाफ आवर ही अकाउंट्स के लिए रखेगा एंड लॉ के लिए 1.5 आवर देगा उधर का, ओके। और किसी को लग रहा है मैम मेरे लिए चारों सब्जेक्ट इक्वल है, तो क्या करेगा? वो 1-1 घंटा हर सब्जेक्ट पढ़ेगा। नहीं तो आप क्या करो, कम ज्यादा कर सकते हो कि मैम मैथ्स मेरे लिए बहुत इजी है तो मैं आधे घंटे मैथ्स करता हूँ एंड 1.5 घंटा अकाउंट्स करता हूँ। सो वो पर्सन टू पर्सन वेरी होगा ना, अभी किसका क्या स्ट्रांग है, किसका क्या वीक है, ओके। एंड मैम मेरे चारों स्ट्रांग है तो मैं 2 घंटा ही पढ़ता हूँ, ऐसे नहीं, चारों स्ट्रांग है ना तो भी 1-1 घंटा 1-1 करना ही है सब्जेक्ट, ठीक है। आपको एक कैलकुलेशन करना है कैलकुलेटर पे। मुझे बताओ कि जैन के फर्स्ट वीक में एग्जाम है, ऐसे समझो, मतलब जैन को काउंट नहीं करना है। आज डेट क्या है? 14 जून, तो जून के 15 डेज कैलकुलेट करते हैं, 16 है एक्चुअली बट 15 लो, जून, जुलाई 31 ऐड किया ना, अगस्त 31 ही होते हैं अगस्त के भी, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, कितने दिन हुए? 199, सो 200,
हाँ वो 16 है ही ना, एग्जैक्ट 200 डेज है। ओके, डिवाइडेड बाय 4 सब्जेक्ट्स। एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास 50 डेज है सिर्फ। ओके, मतलब पूरे 2 महीने भी नहीं है। सो क्या होता है, हमें लगता है कि मैम जून चल रहा है, एग्जाम तो जैन में है, तो बहुत टाइम है। तो आप मुझे बताओ बहुत टाइम है क्या? नहीं, अभी अभी तो क्लास स्टार्ट हुआ है मैम, 10 जून को हुआ था, आज तो 4 दिन ही हुए हैं। तो हम धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे, धीरे धीरे स्टैमिना बढ़ाएंगे, तो ऐसे धीरे धीरे नहीं। आज से ही 4 घंटे क्लास एंड 4 घंटे घर पे, आज से ही कष्ट लेना स्टार्ट कर दो, तो ही हम क्लियर होंगे। क्योंकि हमें एफर्ट्स ऐसे लेने हैं कि आपको पता है कि 25% ही स्टूडेंट्स पास होते हैं 100 बच्चे बैठे, तो कभी कभी 30% रिजल्ट लगता है। सो 100 में 100 स्टूडेंट्स बैठे तो 30 पास होने वाले हैं या 25 पास होने वाले हैं। तो उस 25-30 में हमें आना है, तो बाकी 70 लोग जो कर रहे हैं टाइम पास, उनसे हमने ज्यादा पढ़ाई की तो हम आएंगे, करेक्ट। एंड यहाँ पर बेसिक चीज याद रखो जो गीता में लिखी गई है ना, कि क्या करो, आपका काम क्या है, कर्म, काम करना आपका काम है, कर्तव्य है, बट फल की अपेक्षा मत करो। इसका मतलब ऐसे नहीं कि अपेक्षा ही नहीं करनी है। सो इसका मतलब क्या कि आपको सिर्फ आपकी ड्यूटी करनी है, उसका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट तो मिलेगा ही। ओके, उसमें चॉइस ही नहीं है। उसका एक्चुअल मीनिंग ऐसे है, जो गीता में श्लोक है, कि आपको आपकी ड्यूटी करनी है, जो आपको फल मिलने वाला है उसका चॉइस आपके पास नहीं है, बट आपको जो आपकी ड्यूटी करनी है उसका चॉइस है आपके पास। मतलब आपके पास जो 4 घंटे है वो कैसे यूटिलाइज करना है उसका चॉइस है आपके पास, कि मैम मैं 4 घंटे वेब सीरीज देखूंगा, ये चॉइस भी है, एंड 4 घंटे पढ़ाई करूंगा। तो वो 4 घंटे कैसे यूटिलाइज करना है इसका चॉइस दिया है आपको, बट उसका जो फल मिलेगा उसका चॉइस नहीं दिया है। मतलब जिसने टाइम पास किया उसका फल क्या आने वाला है रिजल्ट के दिन, पता है आपको। सो चॉइस नहीं है उसको, टाइम पास किया तो वही फल मिलेगा ना। एंड जिसने हार्डवर्क किया 4 घंटे हर रोज पढ़ाई की, उसको भी चॉइस नहीं है, उसको रिजल्ट पॉजिटिव आएगा ही उसका, मतलब वो पास होगा ही। ओके, तो वो चॉइस नहीं दिया है, तो उसकी अपेक्षा आप मत करो। वो डिसीजन कौन लेता है, ऊपर से आपका नसीब। मतलब सो जैसे हम एग्जाम लिखते हैं, बट आपका रिजल्ट जो आता है वो आपको पता नहीं है, बट हमें इतना अंदाजा होता है ना कि पास होने के लायक तो मैंने हार्डवर्क किया था। एग्जैक्ट रिजल्ट पता नहीं है, तो वो चॉइस रहती ही नहीं है फल की। सो आपकी ड्यूटी सिर्फ क्या है, पढ़ाई करना, ये ड्यूटी है। यू आर इन स्टूडेंट स्टेज। मेरी ड्यूटी क्या है, सिखाना। मेरा फल कुछ अलग है, बट उसकी अपेक्षा मुझे नहीं करनी है, मुझे सिर्फ मेरी ड्यूटी करती रहना है। क्या है मेरी ड्यूटी, आपको आके सिखाना, आपके टेस्ट कंडक्ट करना, आपको होमवर्क देना। एग्जैक्टली आपकी ड्यूटी भी वही है। मैं क्लास ले रही हूँ तो आपको क्लास अटेंड करना है, मैं होमवर्क दे रही हूँ तो आपको करना है, मैं टेस्ट दे रही हूँ तो आपको टेस्ट लिखने हैं। सो ऐसे पार्टनरशिप में हमें काम करना है, बट उसका जो फल आएगा वो ऑब्वियसली अच्छा ही आएगा ना। ये सब करने के बाद कैसे कोई फेल होगा। सो फल अच्छा ही आएगा, बट आप उसके बारे में सोचते रहोगे ना। मतलब आप क्या सोचते रहोगे, पास हो जाऊंगा क्या, पास हो जाऊंगा क्या, रिजल्ट अच्छा मिलेगा क्या, तो ही टेंशन बढ़ता है। आप उसके बारे में सोचो ही मत, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या दिया है, हाँ, कि वो जो 4 घंटे दिए हैं उसमें आपको चॉइस दी थी। सो वो यूटिलाइज करना जो आपके हाथ में है उसके बारे में सोचो ना। अभी 4 घंटे आपने पढ़ाई की तो ऑब्वियसली आपको आंसर्स लिखने को आने वाले हैं एग्जाम में। सो वो चॉइस दी थी आपको, अभी आपने कैसे यूटिलाइज किया उसके ऊपर फल मिलता है ना सबको। जो टाइम पास करते हैं 70 लोग वो फेल होते हैं, एंड जो 30% स्टडी करके जा रहे हैं वो पास ही होते हैं। आपने इतने एग्जाम्स दिए अभी तक, 12th कंप्लीट हो ना अभी आप, तो ऐसे हुआ क्या कि आपने बहुत पढ़ाई की और फेल हो गए।
जैसे जितनी जितनी पढ़ाई आपने की थी उसी प्रपोर्शन में मार्क्स आए होंगे। ज़्यादा पढ़ाई की तो ज़्यादा परसेंटेज आए होंगे, कम पढ़ाई की है तो कम परसेंटेज आए होंगे। सो मतलब आपने जो ड्यूटी की बराबर उतना ही फल मिल रहा है आपको। ऐसे नहीं हुआ रहेगा कि मैम बहुत पढ़ाई की थी फिर भी फेल हो गए, पॉसिबल ही नहीं है। अगर बहुत पढ़ाई की है तो ऑब्वियसली करेक्ट आंसर से लिख के आए होंगे ना आप। ओके, सो डर कब लगता है बताओ, कौन से भी चीज का? जब आप रिजल्ट के बारे में सोचते हो, फल के बारे में सोचते हो, बट उसके बारे में सोचा ही नहीं आपने। आपने सिर्फ आज क्या ड्यूटी दी है, आज मैम ने 5, 6, 7 इलस्ट्रेशन सॉल्व करने को बोले, ये अकाउंट्स का हुआ। मैथ्स इको लॉ का आपको पता होगा, वो ड्यूटी है आपकी, आज की ड्यूटी है। तो आप ड्यूटी को सिर्फ फॉलो करते रहो ना। वो जो आपको चॉइस दी थी, वो जो चॉइस में ही नहीं है, जो आपके हाथ में ही नहीं है, उसके बारे में सोच के क्या होगा कि मैम मैं आधा घंटा सोचता हूँ, 30 मिनट्स तो मेरे 30 मार्क्स बढ़ते हैं। तो मैं 60 मिनट सोचता हूँ तो 60 मार्क्स बढ़ जाएंगे कि मैं पास होऊंगा क्या, पास होऊंगा क्या, ऐसा स्ट्रेस में लेती हूँ। तो अगर ऐसे टेक्निक होता तो मैं सबको ही बताती ना कि चलो 60 मिनट स्ट्रेस लो तो वहां पर 60 मार्क्स बढ़ेंगे। ऐसे तो नहीं होने वाला, मतलब सोच के तो कुछ होने वाला नहीं है। बट 60 मिनट्स पढ़ाई की तो कंफर्म पास होने वाले हो ना, उसका कंफर्मेशन है। ओके, सो सोच के मार्क्स बढ़ते होंगे तो सारे टीचर से ही बताते ना, चलो चलो स्ट्रेस लो, कौन नहीं ले रहा है स्ट्रेस, स्ट्रेस लो तो मार्क्स बढ़ते हैं उधर। सो स्ट्रेस लेके कुछ भी फायदा नहीं है। सो स्ट्रेस लेने की जगह हमें क्या करना है, हमारी ड्यूटी हम कर रहे हैं या नहीं, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं। और स्ट्रेस कब आता है बताओ, कि मैंने आज मेरी ड्यूटी नहीं की, हाँ होमवर्क करने की जगह मैं घूमने गया था फ्रेंड्स के साथ, फिर स्ट्रेस आता है। टीचर ने बताया था मैथ्स के कल टेस्ट है, फिर भी आज मैंने पढ़ाई नहीं की। अगर पढ़ाई आज की रहती तो कल टेस्ट अच्छी जाती, फिर संडे को घूमने जाते। सो घूमने जाना ही नहीं है, ऐसे है क्या कि सीए में आ गए मतलब सब छोड़ दिया? ओके, संन्यास लिया है क्या? नहीं, संन्यास लेने की जरूरत नहीं है सीए में आ गए मतलब। अभी संडे को क्लास है क्या? नहीं है, तो संडे को घूमने जाओ, संडे को वेब सीरीज देखो। बट कल टेस्ट है तो आज घूम के चलेगा क्या बताओ? मतलब टाइमिंग रॉन्ग हुआ। ओके, सो टाइमिंग रॉन्ग नहीं होना चाहिए। कल टेस्ट है तो आज पढ़ाई करनी पड़ेगी, फ्रेंड्स को क्या बोलना है, हम संडे को जाते हैं, ठीक है। एंड लकीली आपका जान में है इसलिए संडे मिल रहे हैं आपको। ओके, जो मेरी बैच चल रही है 1 अप्रैल से, जो बैच स्टार्ट हुई उनका एक्चुअली दिसंबर था, आपको पता है ना, वो अचानक चेंज हो गया, 3 बार आ गया, तो उनका प्रीपोन हो गया। दिसंबर का एग्जाम उनका सितंबर हो गया, तो फुल वाट लगी, उनके डेज काउंट किए ना तो हालत बेकार है। तो उनके देखो, जून के 16, जुलाई के 31, अगस्त के 31, 78 डेज है उनके पास, 20 दिन अप्रॉक्स फॉर 1 सब्जेक्ट। एंड उनकी एग्जाम के डेट्स भी इतने खतरनाक है। 8 सितंबर से गणपति स्टार्ट हो रहे हैं, 8 to 17, 17 को अनंत चतुर्दशी। आपको पुणे की अनंत चतुर्दशी पता है, खत्म ही नहीं होती मिरवणूक, 2 दिन। 17 को अनंत चतुर्दशी है, उस दिन पेपर है उनका, मैथ्स का पेपर है 17 सितंबर को। कहाँ से वो जाने वाले हैं, कौन से रोड्स ओपन होंगे? एंड ये प्रॉब्लम क्या हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र में ही इतना होता है, बाकी स्टेट्स में ऐसे गणपति सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। ओके, और वो अगर आप डेट देखते हो कैलेंडर पे तो इट इज नॉट अ पब्लिक हॉलीडे। अनंत चतुर्दशी इज नॉट अ पब्लिक हॉलीडे। सो उन्होंने टाइम टेबल लगाते वक्त सिर्फ पब्लिक हॉलीडेज को छुट्टी दी है। एंड ये प्रॉब्लम सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट का है। एंड यहाँ पे तो कितना होता है पता है आपको, पेट एरिया में, मुंबई में तो आपको पता है वो लालबाग वगैरह खत्म ही नहीं होते 2-2 दिन में रौनक, तो कैसे बच्चे जाने वाले पता नहीं है। सो आप एंड मतलब पूरा गणपति तो गया ही, मतलब कुछ एंजॉय ही नहीं कर सकते वो। सो हमारा बेटर है ना, गणपति अच्छे से होगा, दसरा दिवाली फुल एंजॉयमेंट, ओके, 31 दिसंबर भी फुल एंजॉयमेंट।
एंड देन जैन में एग्जाम है, जो कुछ भी फेस्टिवल नहीं है उस मंथ में। सो अच्छा चल रहा है ना हमारा। सो लेट स्टार्ट किया, अच्छा लग रहा है ना। जल्दी स्टार्ट करते बिफोर रिजल्ट तो ऐसे फंस जाते। सो अच्छा चल रहा है तो अच्छा ही चलने दो, ओके। एंड एक याद रखो, स्ट्रेस मुझे आया मतलब मैंने कुछ तो मेरी ड्यूटी नहीं की है, इसलिए मुझे स्ट्रेस आया। अगर आपने आपकी ड्यूटी प्रॉपरली की तो स्ट्रेस आएगा ही नहीं, ओके। अगर आप घर पे बोलोगे कि मेरी सब पढ़ाई हो चुकी है और मैं 4 घंटे क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, तो डांटेंगे क्या घर वाले? नहीं, क्योंकि हो चुकी है पढ़ाई। बट पढ़ाई छोड़ के क्रिकेट के लिए गए तो फिर उसका फल मिलेगा पेरेंट्स थ्रू। ओके, सो आज से ही 4-4 घंटे पढ़ाई स्टार्ट करो, 1-1 घंटे का ही स्लॉट करना है। ऐसे एट अ स्ट्रेच 4 घंटे कभी भी नहीं बैठना है, ओके। एंड तक, हाँ। एग्जाम के मैम एग्जाम नजदीक आ गई तो एट अ स्टेज बैठते हैं। एग्जाम नजदीक आने के बाद भी आपको 4 आवर्स को 1-1 आवर के स्लॉट में ही डिवाइड करना है। सो 1 आवर पढ़ाई की, घूम के आ गए 15 मिनट, चाय कॉफी पी के आ गए, एंड फिर से 1 आवर, फिर से 15 मिनट ब्रेक। ऐसे ही आप एट अ स्ट्रेच करोगे तो नेक्स्ट डे से पढ़ाई ही स्टॉप कर दोगे कि बहुत हो गया ये, मुझे करना ही नहीं है, तो आप छोड़ दोगे। इसलिए धीरे धीरे करो तो ही कंसिस्टेंसी रहेगी। पूरा गेम कंसिस्टेंसी का है सीए का। जितना कंसिस्टेंट रहोगे, एक दिन में 4 घंटे नहीं हुआ तो भी चलता है, 3.5 घंटे हुआ तो भी चलेगा, बट कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। एंड स्टार्टिंग से 4 घंटे नहीं हो रहा है तो 1-2 घंटे से स्टार्ट किया तो भी चलेगा। बढ़ाते जाना है एंड कंसिस्टेंसी रखनी है, इतना ही खेल है, ओके। यस, चलो अभी लंच ब्रेक लो एंड देन नेक्स्ट सेशन।